हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैशाली ग्रोवर। वेलकम टू माय चैनल क्रेस्ट अचीवर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का फिगर 1.2 और 1.3। लास्ट क्लास में हमने किया था लाइफ स्पैन फिगर 1.1। आपको होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें मेन आपका जो टॉपिक है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो आप सबको मालूम ही है, उसके टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ये भी आप सभी को मालूम है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा। उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे बाइनरी फिजन इन अमीबा, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, बडिंग इन हाइड्रा, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स और मैनी अदर्स। तो ये सारे जो टाइप्स है रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो हम आज इन्हीं से रिलेटेड जो हमारे डायग्राम फिगर 1.2 में बने हुए हैं उन्हीं की बात करते हैं। उसमें आपका बाइनरी फिजन इन अमीबा और बडिंग इन ईस्ट, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या बेसिकली, जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज कर सकते हैं यूनिपेरेंटल, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दोनों मेल और फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। इसमें एक ही सेल से सारे काम हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या टर्म यूज करेंगे, यूनिपेरेंटल, नंबर 1। नंबर 2, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हो सकता है गैमेट की हेल्प से या विदाउट गैमेट की हेल्प से भी हो सकता है। मोस्टली गैमेट्स एब्सेंट होते हैं, और लेकिन गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा। तो ये याद करना है आपको, नो गैमेटिक फ्यूजन, राइट। नंबर 3, रिप्रोडक्टिव सेल्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो हम यहाँ बोलेंगे, इसके लिए एक टर्म यूज करेंगे सोमेटोजेनिक। तो नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, और एनसीईआरटी की बुक तो आप खोल ही लेंगे। तो नोट कीजिए यूनिपेरेंटल नंबर 1, नंबर 2 सोमेटोजेनिक, और नंबर 3 नो गैमेटिक फ्यूजन। अब आते हैं हम जो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं उसमें मेनली क्या है कि एक ही पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बन रही हैं। तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था एक टर्म ग्रोथ। ग्रोथ का मीनिंग क्या था? ग्रोथ, हमारी बॉडी में तो ग्रोथ अलग होती है। जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी मम्मी क्या बोलती है, नॉर्मली हम सबकी मदर ही बोलती है कि कपड़े छोटे हो गए जब हम बड़े होने लगते हैं। तो एक्चुअली हम बड़े हो जाते हैं, कपड़े थोड़ी ना छोटे होते हैं। तो ग्रोथ का मीनिंग क्या हुआ? हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग टर्म है, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनसे यदि हम ग्रोथ की टर्म को रिलेट करें तो यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग क्या है? इंक्रीज इन नंबर। ग्रोथ का जो मीनिंग होता है वो क्या है? इंक्रीज इन सेल नंबर, मतलब सेल डिवीजन, और वहां पर क्या है? इंक्रीज इन मास। तो यहाँ पे भी तो पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना रही है। तो क्या हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सेम कंसीडर कर सकते हैं या नहीं? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों कैसी हैं? सिनोनिम्स, मतलब दोनों का जो मीनिंग है वो दोनों सेम टाइप ऑफ प्रोसेस है यहाँ पर। लेकिन हमारी बॉडी में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बोथ टर्म्स आर टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर हम एक वर्ड नोट करेंगे, आप नोट करो, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये ऑलमोस्ट कैसी है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में कैसी है ये? सिनोनिम्स, नोट कर लो। लेकिन सिर्फ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। अब यहाँ पर जो भी पेरेंट सेल है उस पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बन रही हैं वो कैसी हैं? मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर, या ओनली मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, या ओनली जेनेटिकल सिमिलर? कैसी, आपको कैसा लगता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह की जो डॉटर सेल बन रही है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं?
तो ये हमारा नीट का क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कि जो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, दे आर नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, not only genetically similar, they are totally identical to each other morphological as well as genetically। तो यहाँ पर नोट करते हैं, इसके लिए एक टर्म यूज आती है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? उस टर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्लोन। तो क्लोन क्या है? क्लोन आर मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, देखा उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, एक अलग ही है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, वहां पे कोई भी जो हम कह सकते हैं कि दे आर इमोर्टल, क्योंकि कोई भी जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर वापस क्या बना रही है? डॉटर सेल। तो मतलब हम डेथ वाला केस तो कंसीडर ही नहीं कर सकते, जैसे हमारी बॉडी में होता है कि बर्थ है तो डेथ है, लेकिन वहां पर क्या है कि पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल फॉर्म कर रही है, तो वहां पर हम कह सकते हैं इमोर्टल। तो ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम बाइनरी फिजन इन अमीबा। देखो अमीबा के अंदर दो तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, बाइनरी एज वेल एज मल्टीपल फिजन। जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो बाइनरी फिजन होता है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस केस में वहां पर मल्टीपल फिजन भी होता है। तो पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिजन की। बाइनरी मीन्स टू, फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। तो बाइनरी फिजन इन अमीबा, जैसे हमने यहाँ पे अमीबा का जो हमारा एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पर जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन रही है, वहां पर दो तरह का डिवीजन हो रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस नंबर 1। नंबर 2 साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। क्लियर? ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया और बन गई हमारी ये दो डॉटर सेल्स, राइट। यदि हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं, तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उस केस में अमीबा में बहुत सारी एक आउटर, एक हार्ड कवरिंग बन जाती है जिसको बोलते हैं सिस्ट, और जैसे ही ये सिस्ट वॉल ब्रेक होती है तो वहां पर बहुत सारे माइन्यूट अमीबा बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम टर्म यूज करते हैं मल्टीपल फिजन के केस में, कौन सी? स्पोरुलेशन। और जो बनेंगे वो क्या होंगे? स्यूडोपोडियोस्पोर्स। तो नोट करो, स्टार लगा लो और नोट कर लो, मैं यहां पर लिख देती हूं एक बार। इन अनफेवरेबल कंडीशन इन मल्टीपल फिजन, इन अमीबा, कौन सी टर्म यूज करेंगे हम? स्यूडोपोडियोस्पोर्स। और स्पोरुलेशन, बहुत सारे जो माइन्यूट स्पोर्स बनते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं हम? स्पोरुलेशन। और स्यूडोपोडियोस्पोर्स, क्योंकि स्यूडोपोडिया से फॉर्म हो रहे हैं उसकी हेल्प से, तो यहाँ पे टर्म यूज करेंगे स्यूडोपोडियोस्पोर्स। तो अमीबा के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन भी हो सकता है और प्लाज्मोडियम के अंदर भी मल्टीपल फिजन होता है, राइट। फिर आते हैं हम सेकेंड केस में, बडिंग। बडिंग जो है, यदि हम बडिंग का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में इंस्टेंट आता है हाइड्रा का नाम, है ना। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है हाइड्रा जो है, और इस हाइड्रा के अंदर यहाँ पर एक एक्सटर्नल बडिंग हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, आउटर ग्रोथ फॉर्म हो जाती है। तो जैसे जैसे ये आउटर ग्रोथ जो है ये बड की फॉर्म में आ जाएगी, और जैसे जैसे ये बड़ी होगी, मैच्योर होगी, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। लेकिन ईस्ट के केस में हाइड्रा बडिंग जो है वो कैसी होती है? उसी पेरेंट सेल के ऊपर ही अटैच हो जाती है और बन जाती है। इसको हम चेन बडिंग भी बोल सकते हैं। इसके केस में
और एक और टर्म यूज करते हैं ईस्ट के केस में, दैट इज टोरुलेशन, टोरुला स्टेज। नंबर 1। नंबर 2 चेन बडिंग। क्लियर। अब यहां पर बाइनरी फिजन और जो बडिंग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस समझ आ रहा है आपको कि बाइनरी फिजन जो अमीबा में हुआ है या बडिंग जो हमने ईस्ट में है हमारे डायग्राम में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो यहां पर कोई भी जो सेल है वो क्या डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना रही है, तो इक्वल डिवीजन हुआ। लेकिन यहां पर देखो एक पेरेंट सेल है, एक मदर सेल है, एक डॉटर सेल है, तो अनइक्वल डिवीजन है। तो पहला डिफरेंस आपका क्या है इन दोनों के बीच में, यहां पर क्या है, इक्वल डिवीजन। और ईस्ट के अंदर क्या है, अनइक्वल डिवीजन। राइट, नंबर 1। नंबर 2 बाइनरी फिजन, यहाँ पे अमीबा से जो डॉटर सेल बनी है, तो पेरेंट सेल जो है वो पूरी की पूरी किसमें इन्वॉल्व हो गई है, डॉटर सेल में। इसका मतलब यहाँ पे पेरेंट की कोई आइडेंटिटी हमें नजर नहीं आ रही है ना। तो पेरेंट आइडेंटिटी कैसी है, पेरेंट सेल कैसी हो गई है, डिसअपियर। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 क्या लिख सकते हैं कि पेरेंट सेल जो है वो कैसा हो गया है, डिसअपियर। लेकिन ईस्ट के केस में यहाँ पे एक मदर सेल है, एक डॉटर सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट आइडेंटिटी जो है वो कैसी है, प्रेजेंट। पेरेंट आइडेंटिटी कैसी हो रही है, शो हो रही है यहाँ पर। होप सो आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा दोनों के अंदर कि बाइनरी फिजन और बडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। अब यदि हम बडिंग की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज और करते हैं हम, कि जैसे हमने बोला कि ईस्ट के अंदर चेन बडिंग होती है, हाइड्रा के अंदर भी बडिंग होती है, और इसी तरह एक और होते हैं स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस के अंदर भी बडिंग होती है, लेकिन स्पॉन्जेस के अंदर जो बडिंग होती है वो इंटरनल बडिंग होती है। यहाँ पर देखो ये बड जो है बॉडी के बाहर है, और इसमें जो बड है स्पॉन्जेस में, ये जो बड है ये बॉडी के अंदर है। तो अब यहाँ पे जो जम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, आप गेम्यूल जम्यूल बोल सकते हैं, तो जो जम्यूल्स बन रहे हैं वो कैसा है, एंडोजीनियस बडिंग। एंडोजीनियस बडिंग मतलब आप इसको इंटरनल बड भी बोल सकते हैं, लेकिन हाइड्रा और ईस्ट के केस में ये कैसी है, एक्सटर्नल बड। राइट। अब ये जो स्पॉन्जेस है, इस स्पॉन्जेस की यदि हम स्ट्रक्चर देखें, आपकी एनसीईआरटी में बनी हुई है, इसकी स्ट्रक्चर में देखो सबसे ऊपर माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल क्या होता है, ओपनिंग। राइट। उसके बाद ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाली इनर मेम्ब्रेन है जिसको मैंने आयम से लिख दिया है, ये आयम नहीं है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है। अंदर की तरफ बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो रही है, और इन सेल्स को हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। तो आर्कियोसाइट का मेन फंक्शन क्या होता है, फूड रिजर्व। तो ये जो सेल्स होती हैं वो मेनली क्या है, टोटिपोटेंट इन सेल होती है, नेचर होती है, और फूड रिजर्व करती हैं। तो यहां पर भी आप नोट करो आर्कियोसाइट्स के अंदर फूड रिजर्व एंड टोटिपोटेंट इन नेचर। राइट। और यहाँ पर ये जो स्पिक्यूल, आपको ये जो क्रॉस क्रॉस दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, स्पिक्यूल्स। तो स्पिक्यूल्स का क्या फंक्शन है, जैसे हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं वो स्केलेटल फॉर्म करती हैं, ऐसे ही यहाँ पर स्पिक्यूल्स क्या बनाते हैं, बॉडी का फ्रेमवर्क। तो स्पिक्यूल जो है वो बॉडी का फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे इसका। तो ये था जम्यूलिन स्पॉन्जेस। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि नॉर्मल हाइड्रा या इसके अंदर जो बडिंग होती है और स्पॉन्जेस के अंदर जो बडिंग होती है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पर हाइड्रा को देख के कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। देखो हाइड्रा आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, तो क्लास 11th में एनिमल किंगडम याद है,
तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले था पोरीफेरा, देन क्या था, निडेरिया। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रा है वो कौन सा किस में आता है, पोरीफेरा या निडेरिया? तो निडेरियन। तो हाइड्रा क्या है, निडेरिया, राइट। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है हाइड्रा की। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में इंस्टेंट आ जाना चाहिए, वो कौन सा है, पोलिप और मेड्यूसा फॉर्म। तो हाइड्रा में कैसी फॉर्म है, सिलेंड्रिकल, पोलिप फॉर्म, है ना। तो पोलिप और मेड्यूसा फॉर्म से, पोलिप टू मेड्यूसा, मेड्यूसा टू पोलिप, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्या बोलते हैं उस टर्म को, मेटाजेनेसिस। तो यहाँ पर स्टार लगाकर क्वेश्चन नोट करो, हाइड्रा के नीचे ही नोट करो ताकि आपको याद रहे, मेटाजेनेसिस, पॉलिप स्ट्रक्चर, पॉलिप और मेड्यूसा। तो पॉलिप स्ट्रक्चर, राइट। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको जो जो क्वेश्चन आपकी क्लास 11th में आपने जो भी चैप्टर पढ़े हैं, जो भी कनेक्टेड हो सकता है पार्ट, क्योंकि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये नीट मंथन प्रोग्राम शुरू किया कि आपका जो नीट की जो बेसिक कंसेप्ट है मतलब हमने कोई एक पॉइंट नहीं पढ़ना है, हमें ये नहीं पढ़ना है ये क्लास 11th का टॉपिक है या क्लास 12th का टॉपिक है। हमें तो जो भी टॉपिक मिलता है उस पे जितने क्वेश्चन हमारे दिमाग में उस टाइम आ सकते हैं हमें क्विक याद करना है। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं नीट के, हम एक साथ तो सब क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बट जितने जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में इंस्टेंट आते हैं आप वो याद कर सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं, तो आपकी वो क्विक रिवीजन होगी याद करने में। आपका ब्रेन जो है और भी फास्ट चलेगा जब आप नीट की लास्ट प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पर। अब आते हैं हम लास्ट ज़ूस्पोर और कोनिडिया पे। तब तक आप ये नोट कीजिए एक बार। देखो बेटा, ज़ूस्पोर और कोनिडिया, बोलो मैम फिर कोई क्वेश्चन करवा दोगे, है ना। तो ज़ूस्पोर जो है वो किसमें प्रेजेंट है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर, मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। और कोनिडिया किसके अंदर होते हैं, पेनिसिलियम के अंदर। दोनों ही आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है। आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास डायग्राम है आपके सामने, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ कैसे भी एनसीईआरटी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों में आपको डायग्राम्स में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे जो ज़ूस्पोर है, ज़ूस्पोर के ऊपर आपको कुछ ऐसे फ्लैजेला वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना। लेकिन कोनिडिया के ऊपर तो इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो कोनिडिया पे तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ूस्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल, और कोनिडिया कैसे हुए, नॉन मोटाइल। तो देखा आपने खुद ही अपना आंसर ढूंढ लिया, मुझे आपकी हेल्प नहीं करनी पड़ी। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं मोटाइल, और ये कैसे है, नॉन मोटाइल। फिर आ जाओ, क्लेमाइडोमोनास क्या है, ग्रीन एल्गा है ना। तो यहाँ पर जो ज़ूस्पोर होते हैं वो एक ही पेरेंट बॉडी के अंदर बन रहे हैं। देखो आपने आपके डायग्राम में जो है इस तरह से ज़ूस्पोर यहाँ से निकलते हुए दिखा रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो रीजन है सॉरी, वो बॉडी के अंदर है या बाहर, अंदर है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोजीनियस ओरिजिन। तो ये कैसा हो गया, इंटरनल मीन्स एंडोजीनियस ओरिजिन। और कोनिडिया के केस में क्या हुआ, एक्सोजीनियस ओरिजिन। राइट। अब ये ज़ूस्पोर है या कोनिडिया है, ऐसे हम और बहुत सारे स्पोर्स की आगे जो हमारे आगे चैप्टर्स हैं हम उनमें भी डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन और करना है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से क्या आपको याद आ रहा है, अभी कोविड की इमरजेंसी सिचुएशंस थी,
वैक्सीन आपने टर्म पढ़ी है, इम्यूनिटी आपने बहुत बार वर्ड सुना है। और नॉर्मली जब भी कोई फीवर या कुछ भी डेंगू मलेरिया ऐसे कुछ भी फैलता है, उस केस में बहुत सारी और भी टर्म्स आपको सुनाई देती हैं, लाइक एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से कौन सा फर्स्ट एंटीबायोटिक बना था? पेनिसिलिन, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन नोट करो, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बना वो क्या था? पेनिसिलिन। स्टार्ट लगा के मैं यहां लिख देती हूं। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला 1945 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। तो आपको ये भी, जहां आपको जो मिले पकड़ लो और उसको याद कर लो, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मिले उसको आपको याद करना है और उस क्वेश्चन को अपने ब्रेन में फिट करना है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।